गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चांडक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि शायद ही आप लोगों को पता है। अब मेरी फैमिली हो गई है 2500 लोगों की, तो आई थिंक मुझे 30 35 40 लोग तो ज़रूर देख रहे होंगे। और ये 30 35 40 लोगों में, हाँ, ज़रूरी है कि इसमें मेरा अ, खुद का परिवार भी है। उन सबको तो सारी चीज़ें पता है, बट जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको सब कुछ नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में आए हैं, बहुत ही अजीब हुए हैं और उनसे बहुत सारी सीख मिलती है। तो चलिए आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कुछ बातें जो कि पास्ट में मेरे साथ हुई हैं और बहुत ही बुरी हुई हैं। अ, हो पर मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होती तो मैं आप लोगों को ये स्टोरी या ये कहानी या ये बात नहीं बता पाती। तो मेरे ख्याल से वो होना भी ज़रूरी था। डीमोटिवेट करने के लिए लोग आपको हमेशा, हमेशा खड़े रहते हैं। कोई आपको मोटिवेट नहीं करता आपके परिवार के अलावा, ठीक है? सो परिवार, याद रखना ये शब्द। अब जब मेरी उम्र टीन एज में थी, तब मेरा हुआ कंप्लीट मास्टर्स। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ी बड़ी हुई। 20 के बाद ही हुआ मास्टर कंप्लीट, 22 में कंप्लीट हुआ, तो मतलब टीन एज से थोड़ी सी बाहर आ गई। मैंने क्या किया था ना कि जैसे मास्टर्स कंप्लीट हुए, अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर जॉब इजीली नहीं मिलते हैं। कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर जॉब मिल जाती है, इजीली तो नहीं बोलेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था एक हिंदी मीडियम स्कूल में। मैंने वहाँ पर कुछ 1.5 साल जॉब किया। 1.5 साल बोल सकते हैं, 2 साल बोल सकते हो। मेरी पहली तनख्वाह जो कि मुझे मिली थी वो थी 650 रुपये। आज भी मुझे याद है, 650 रुपये से मैंने अपना पहला काम स्टार्ट किया। वो बहुत सारी डिटेल में बातें जो है घर की, कि काम करने का क्या था क्या नहीं था, क्या मजबूरियां थी, करना चाहिए नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले डिस्कशन चल रहा है या पहले बात चल रही है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल हो गई। आई थिंक मैंने 2 साल उस स्कूल में काम किया। फिर मैंने इंटरव्यू दिया एक स्कूल के लिए जो कि था कॉन्वेंट स्कूल। अब वो कॉन्वेंट स्कूल का इंटरव्यू कुछ इस तरीके का था कि वो जाना था हमारे जो गांव है उससे थोड़ी दूर जाके, गांव बोल सकते हो या फिर आप जगह जिस जगह हम रहते हैं उससे थोड़ी दूर जाके इंटरव्यू था एक बड़े स्कूल में, क्योंकि उसी की ब्रांच थी, हम जहाँ रहते थे वहाँ। तो जब मैं उधर गई, एक तो सबसे पहले तो अंडर कॉन्फिडेंट 22 साल की लड़की, एकदम नई, जिसने कभी टीचिंग किया नहीं था, बस हिंदी मीडियम स्कूल में 2 साल पढ़ाया था, तो उसको क्या नॉलेज होगा बाहर का, क्योंकि घर घर में ही रहते थे, बाहर की दुनिया तो हमने कभी देखी नहीं थी। हमें लगता था घर और स्कूल, और उसके बाद में हमारे कुछ दोस्त जो कि हमारे खुद के रिश्तेदार थे, और कुछ दोस्त जो कि ट्रांसफर होके आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। तो ऐसी कुछ लाइफ स्टार्ट थी हमारी, और वहीं पे इसी तरह से चल रही थी। चलते चलते, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जॉब किया, मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया जो कि बड़ा सा स्कूल था। मुझे पहली बात तो मेरी एक एप्लीकेशन लिखी थी मैंने, तो मुझे आज भी याद है कि एस लग गया था मुझसे गलती से, या फिर बोल सकते हो कि होना ही था वो, तो मैंने एस लगा दिया था। एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी मैंने। तो सबसे पहले तो जब मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर इतने सारे लोग थे, जैसे कॉलेज में रैगिंग होती है ना, इस तरह से टीचर रखने के पहले उनकी रैगिंग होती है। तो वहाँ पर ना मेरी स्टार्ट हुई रैगिंग, ये बताओ वो बताओ, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, इतनी सारे क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 साल एक्सपीरियंस थी, वहाँ पर 15 15 साल एक्सपीरियंस लोग थे जो कि मेरे को डेमो क्लास देने के लिए बुलाया था। जहाँ पर मुझे डेमो क्लास देने के बुलाया था, वहाँ पर ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैंने बोला अरे ये तो बहुत मुश्किल है,
एक्चुअली मैंने वहाँ गिव अप कर दिया कि मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर एप्लीकेशन लेके जो एक्चुअली ये बात ऐसी है कि मैं जिस स्कूल में जाना चाहती थी जॉब के लिए, उस स्कूल की जो ब्रांच थी वो दूसरी जगह थी। तो हमें वहाँ की प्रिंसिपल ने बोला कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप ना ये एप्लीकेशन दिखा लेना। और वहाँ एप्लीकेशन जो मैंने दी थी उसमें एक एस की मिस्टेक थी, तो उन्होंने ऐसा सर्कल लगा दिया था रेड कलर से और बोला ये जाके दिखा देना। मुझे इतनी शर्म आई, बट मैंने सोचा जो हुआ है गलती तो हुआ है। तो मैं वहां पर जहाँ गई थी इंटरव्यू के लिए, वहां पर मैंने प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया तो मैंने दिया एप्लीकेशन। अब वो मुझसे बात करने लगी। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। बोलेंगे इतना हेजिटेशन होता था क्योंकि सब लोग हिंदी में बात करते हैं उस जगह पे। वहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक छोटे बच्चे से या फिर लड़कियों से कि वो फ्रैंक होंगी, या बिल्कुल ऐसे नॉर्मल फैमिली, सीधी सादी फैमिली की लड़की। नहीं, नहीं मुझसे हो पाया। तो मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ऐसे आंसर दिए। सडनली उनके कुछ आसपास जो वर्कर काम करते हैं हमारे, जिस स्कूल में मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, उन्होंने इतनी जोर के उनको चिल्लाया। तो मैंने बोला कुछ रह गया होगा उनका, तुमको समझ नहीं आता ऐसा वैसा। तो मैं और डर गई। मैंने बोला भाई इस स्कूल में जॉब करना तो बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तो इंसानों की इज्जत ही नहीं है। अब पता नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। मैंने तो वो एप्लीकेशन वहाँ दे दी। उन्होंने बोला आई लेट यू नो। और जो जिस स्कूल में आप गए थे इंटरव्यू के लिए, हमारी ब्रांच जो है वहाँ पर वो टीचर आपको, प्रिंसिपल आपको बता देंगे, कभी ज़रूरत लगेगी तो आपको बुला लेंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ये भी। और वहाँ से मैं निकल गई। मैं निकली वहाँ से और मैं इतनी खुश थी कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतनी टेंशन में आ गई थी उन 10-15 मिनट में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई, मेरी तो दुनिया ये थी ही नहीं। सो फिर मैं गई अपने घर और आराम से जाके, थक गई थी ना तो सो गई। अब 2-3-4 दिन बीत गए और उसके बाद एकदम सडनली कॉल आया। और कॉल आया जिस स्कूल में मैं गई थी इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन देने के लिए, उसी स्कूल से कॉल आ गया कि आपको एज अ टीचर अपॉइंट कर लिया जाएगा, यहाँ पर आप आ जाइए, अपना रिज्यूम दे दीजिए। अब रिज्यूम क्या होता था ये तो पता नहीं था, हमने बना के रखा था बस ऐसे ही कि हाँ रिज्यूम काइंड ऑफ बनाया था। तो हमने वो दे दिया। जाके दिया तो उन्होंने बोला आप ठीक है हम बताते हैं आपको। और सडनली उन्होंने फिर 2-3 दिन के बाद फोन लगा दिया कि आप आ जाओ, आपकी ज्वाइनिंग है। मैंने बोला ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मुझे एज अ ऐसे बोलेंगे ना नौ सीखा या जिसको कुछ नहीं आता टीचर ऐसा ट्रीट करने लगी वो प्रिंसिपल। क्योंकि वो प्रिंसिपल ने मेरी एक मिस्टेक निकाल दी थी इसीलिए। अब उन्होंने मुझसे इंग्लिश पढ़वाया, उन्होंने मुझे बुक पढ़वाया, मैंने सब पढ़ दिया। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ अच्छा चलने लगा। और उसके बाद सडनली क्या हुआ कि मुझे क्लास मिली एकदम छोटी क्लासेस, बोल सकते हैं ना, प्ले ग्रुप, नर्सरी और जूनियर केजी। सो वहाँ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 1 साल पूरा वहाँ किया। और वहाँ पर मेरी अर्निंग बहुत अच्छी थी, समझ लो आप 2200 या 2300 रुपये थी। मतलब जो आप 650-700 रुपये कमा रहे थे उससे तो कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा थी। तो मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया, मैंने वहाँ काम किया और काम करते करते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मैंने वहाँ पर कंप्लीट अपने 1 साल कंप्लीट किया। 1 साल कंप्लीट करने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, मुझे दूसरी क्लासेस दे दी गई, थोड़ी सी हायर क्लासेस दे दी गई। तो बेसिकली मुझे सीनियर केजी, फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ दिया गया। तो मैंने वहाँ पर बस सिर्फ सेकंड क्लास मुझे नहीं दी थी। तो मैंने वहाँ पर वो पढ़ाना स्टार्ट किया। स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार करने लगे, बहुत अच्छा होने लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उस स्कूल में मैंने शायद 2-3-4 साल, 3 साल तो भी काम किया होगा। अब वो साल जो था, अब आई डोंट नो वो साल कैसा था मेरे लिए, मुझे नहीं पता। 2010 का साल जो था बहुत अच्छा जा रहा था। सडनली आया न्यू ईयर, मतलब 2009 में मैं जॉब करी थी वहाँ, 2010 आया, न्यू ईयर आया। और न्यू ईयर पे एक्चुअली हम लोगों के घर में ही न्यू ईयर मनाया जाता है। हम लोगों की फैमिली में एक साथ ट्रिप कर लेते थे, या फिर खेत पे चले जाते थे, बोलते हैं ना फार्म हाउस पे चले जाते थे, या फिर कोई मंदिर वंदिर के लिए चले जाते थे।
थे, तो हमने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं थी कि फ्रेंड्स लोगों के साथ भी घूमना होता है। हाँ, और कभी ज़्यादा कुछ होता था तो हम एक दूसरे के घर चले जाते थे, वहाँ जाके पॉटलक पार्टी कर लेते थे, या फिर उसकी मम्मी खाना बना देती थी, हम लोग खा लेते थे। बस हमारी दुनिया इतनी ही थी। पर वहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी, और हाँ, बेसिकली ये जो स्कूल था उसके बारे में बताती हूँ। वहाँ पर कोई मेल टीचर नहीं था, सारे सारे सब कोई टीचर फीमेल्स थी, मतलब कि गर्ल्स थी सारी, और 3-4 फीमेल्स थी। जो जितनी भी गर्ल्स थी, उन चारों पांचों गर्ल्स में वो हम सब एक दूसरे से आगे पीछे थे। कोई मेरे से एक क्लास आगे होगा, कोई मेरे से एक क्लास पीछे था, कुछ इस तरीके से 4 लोग थे। तो उन चारों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं मेरी दूसरी एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार तू केक बहुत अच्छा बनाती है, तू वो बनाना। मैंने कहा यार मेरा पक्का नहीं है जाना, क्योंकि मुझे जॉब करने दे रहे हैं अपने घर से, वही बहुत है, मैं इधर जगह जगह घूम नहीं सकती। और सच बताऊं ना, जिस फैमिली में आप रहते हो उस तरह के कल्चर में आप खुद को ढाल लेते हो। तो हमारे घर में ये चीज नहीं थी कि आप इधर उधर घूम रहे हो, टाइम पे घर नहीं आ रहे हो, लोगों के नजरों से दूर नहीं जा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, मेरा ये कंफर्ट जोन नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार शीतल, तेरे बिना मजा नहीं आएगा। एक्चुअली मैं जब भी किसी के साथ मिक्सअप होती हूँ या रहती हूँ, तो मैं बड़ा ही फनी और मस्ती मजाक करने वाली हो जाती हूँ, तो उन लोगों को मैं अच्छी लगने लगी थी। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा यार, चलना पड़ेगा तुमको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर पे पूछ के बताऊंगी, क्योंकि हमारे घर पे बिना पूछे कोई काम नहीं होता था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरा मन नहीं है जाने का, क्योंकि मैं पढ़ा पढ़ा के ना बहुत थक जाती थी, ट्यूशंस लेना, स्कूल पढ़ाना, दिन भर हो जाता था। तो मुझे लगता था एक तरीका ये तो रेस्ट मिल जाएगा। मम्मी ने बोला यार तू तो घर में रहती है, कभी तो ऐसा कर कि जा कहीं बाहर। तो मैंने बोला बाहर नहीं, वो खेत पे जाने को बोल रहे हैं, और खेत वगैरह पे जाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ठंड में ठंडी हवाएं चलती ना, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मैं बहुत शुरू से मैं बहुत एलर्जेटिक पर्सन हूँ। मुझे धुएं, धूल, मिट्टी, इन सब से ना एलर्जी हो जाती है, छींकें आती है, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, कॉफ हो जाता था। तो अभी भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पोलेन होता है ना बेसिकली, उससे मुझे एलर्जी है। तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो जाओ। अब मैंने सोचा चलो ठीक है जाएंगे, पर उन्होंने बोला केक बना के लाना। तो मम्मी केक बना के ले जाना है, तो बोले ठीक है आप बना ले जाना। दूसरा दिन हुआ जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन मैंने केक बनाना के लिए सामान निकालने गई, तो पहले तो मैदा खत्म घर में। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं बुलवा देती हूँ, मेरी मम्मी ने मैदा बुलवा दिया। फिर देखा तो बेकिंग पाउडर खत्म, वनीला एसेंस खत्म, सब बारी बारी से खत्म हो रहा था। आई थिंक मुझे लगता है भगवान जी मुझे संकेत दे रहे थे कुछ, बट मैं समझी नहीं। फिर मम्मी ने, मैं बहुत डिप्रेस हो गई कि यार सब कुछ खत्म है, मैं तो नहीं जा रही। तो मम्मी ने बोला कि रुक, मैं सब चीजें बुलवा देती हूँ। उन्होंने क्या किया, सब चीजें बुलवा दी मेरे लिए। अब मैंने केक बनाने लगी, और मैं बहुत बचपन से हम लोग केक वगैरह बनाते थे। तो सिंपल वाला केक होता है ना, रवा के केक वैसा। तो मैंने क्या किया, केक बनाया। अब वो केक बनाया तो लाइट चली गई। लाइट चली गई तो हम किस में केक बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ओवन होते थे, जैसे पहले ये माइक्रोवेव होते हैं ना, इस तरह के इलेक्ट्रिक ओवन होते थे, जो कि मेरे ताऊ जी ना बॉम्बे या दिल्ली से लेके आए थे। उसके अंदर ऊपर कांच होता था, नीचे केक पकता था, रॉड्स वगैरह की वजह से वो गर्म हो जाता था, तो इवनली पकता था। तो जैसे ही हमने केक टिन में केक डाला, और लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो केक कैसे बनेगा, तो मैं बहुत गुस्से में आ गई। मैंने कहा यार मेरे को तो जाना ही नहीं है, ऐसा वैसा। मैं थोड़ी गुस्से वाली तो थी शुरू से। अब क्या हुआ कि मेरी ताई जी के यहाँ लाइट थी, दो अलग अलग फेजेस थे हमारे। एक फेज में लाइट चली गई थी, एक फेज में थी। तो मेरी ताई जी के यहाँ मम्मी गई, उन्होंने बोला इसको यहाँ पर केक रख लेने दो। अब उनके यहाँ मैंने केक जाके लगाया और रख दिया। इतना डिम वोल्टेज था, बोल सकते हैं डिम लाइट थी, कि केक पकने में आधे घंटे की जगह 1.5 घंटा लग गया। पर फिर फाइनली वो केक पक गया। अब वो केक पक गया, फिर मैं उसको लेके आई, तो उसके साइज का कंटेनर ही नहीं मिल रहा था। पूरे घर में ढूंढ लिया, उस साइज का डब्बा ही नहीं था। तो मेरी मम्मी, मैंने बोला यार देखो ऐसा है, मैं केक काट के नहीं ले जाऊंगी। वैसे ही मैंने इतना खूबसूरत बहुत सुंदर बनाया था, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। मैं कहा केक कट के नहीं जाएगा। तो मेरी मम्मी ने बोला इतना लोड मत ले, मेरे दहेज में काफी सारे बर्तन है जो मैंने आज तक निकाले ही नहीं। तो मेरी मम्मी ना शेल्फ पे चढ़ी, और शेल्फ पे चढ़ के उन्होंने इतना बढ़िया सुंदर सा एक स्टील का डब्बा निकाला, एकदम नया।
कि तुझे ले जाने में भी अच्छा लगेगा। वो लेके मैंने उसमें केक रख दिया। अब आ गया जाने का टाइम, तो मैं बाहर निकली, तो जैसे ही मैं बाहर निकली रोड तक पहुंची, और सडनली जो बैग में मैं केक लेके जा रही थी वो बैग का स्ट्रिंग टूट गया, और फिर मैं वापस घर पे आई। सो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, मतलब सडनली आपकी एकदम नया पर्स और उसकी स्ट्रिंग टूट जाती है। अब फिर मैंने क्या किया, फिर वापस घर पे आई, फिर मैंने वापस दूसरा बैग लिया, फिर मैंने स्वेटर भी डाला क्योंकि ठंड थी, और गए। जैसे अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुंचे तो फ्रेंड ने बोला चलो चलते हैं, तो दूसरी फ्रेंड एक पार्लर भी चलाती थी, तो उसको लेट हो गया क्योंकि कुछ कस्टमर थे उसके यहाँ, क्लाइंट्स थे। तो इसी बीच जिस दोस्त के फार्म हाउस पे जाने वाले थे, उसकी भाभी अपने मायके जा रही थी, तो उनकी जो बेटी है, उनके मेरी फ्रेंड की भतीजी, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी कि मुझे मम्मा के साथ नहीं जाना, मुझे तो बुआ के साथ जाना है, और वो गेट के पास बैठ के खूब जोर जोर से रो रही है। तो आई थिंक, मुझे लगता है भगवान मुझे बार बार संकेत दे रहे थे कि मत जा मत जा मत जा। मुझे पता ही नहीं था कि क्या होगा। मैं थक गई आधे घंटे वेट करने के बाद, तो मैंने बोला यार छोड़ो ना, अपन लोग यही कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप जाएंगे, हमारी नई कार भी आई है, तो भैया ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे रेलवे स्टेशन मेरी भाभी को छोड़ने। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग कार में बैठे, पीछे की साइड 4 लोग बैठे थे, उसमें दोनों साइड पे मेरी 2 फ्रेंड बैठी थी और बीच में हम लोग बैठे थे 2 लोग, तो 4 हो गए। हम दुबले पतले थे तो 4 आ गए। आगे बैठे थे 2 लोग, एक भैया बैठे थे और एक मेरी फ्रेंड बैठी थी। हम घर से निकले और 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स में कार कम से कम 5-6 पलटी खाई और पूरी चूर चूर हो गई। यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या गया है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी वो एक्सीडेंट होना, इतनी जल्दी वो सब होना कि आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ। जैसे ही कार पलटी, ये सब कुछ हुआ, दरवाजे खोले और सब लोग बाहर निकल गए। सब लोग बाहर निकल गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। छोटी मोटी चोटें लगी थी, जैसे छिल जाना, कट जाना, बस। और मेरा पैर फंसा था कहीं और, मेरा हाथ फंसा था कहीं और, मेरा एक सैंडल क्या पता कहाँ था। मेरा फोन नया लिया था मैंने, 4500 रुपीज का था वो फोन, बहुत महंगा खरीदा था अपनी सैलरी को इकट्ठा करके। वो फोन भी पता नहीं कहाँ, केक का डब्बा भी पता नहीं कहाँ, सारी चीज ऊपर नीचे हो गई। अब जैसे ही सब लोग ने गाड़ी के गेट खोले और मुझे देखा कि ये फंसी, इसको निकालते हैं, तो पता नहीं मैं कहाँ कैसे फंसी थी, मैं भी नहीं जानती, पर मुझे होश था। जैसे ही मैं उठी, उन्होंने बोला आ, इतनी जोर से सब लोग चिल्लाने लगे, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने बोला इतनी जल्दी सब कुछ हो गया और मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है। जैसे ही मैंने अपने हाथ को ऐसे किया और देखा, तो मेरा हाथ पूरा लाल था, मतलब कि ब्लड मेरे सर से टपक रहा था, मेरे पूरे ड्रेस में ब्लड ब्लड हो गया, कान नाक सब जगह, मतलब समझ लो आप पूरा मैं ब्लड से भर गई। इन लोगों ने बोला क्या हो गया, ये सब लोग बेहोश होने लगे। 2-3 फ्रेंड लोग बेहोश हो गई मुझे देख के। और फिर उसके बाद में मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बोले आप अपना नंबर बताओ, आपको याद है आपका नंबर। मैंने बोला मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे कि मुझे मेरा नंबर याद है। मैंने फटाफट अपना नंबर बताया, और नंबर बताने के बाद मेरे घर घर पे कॉल किया। और घर पे मेरा जो हमारे यहाँ वॉकी टॉकी होता था, वो हमारे किचन में रखा था, और किचन हमारे बेडरूम से काफी दूर था। बट मेरा एक कजिन है, वो गया था कुछ पानी पीने के लिए, तो वहां पर उसे फोन बजा, तो उसने उठा लिया। उठाया तो पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो सारे लोग भगे हॉस्पिटल कि हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आओ। अब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हुआ क्या है। आप लोगों को विश्वास मानिए, यहाँ से लेके ये दिख रहा है कट, यहाँ से लेके तो ये पूरा देखिए, यहाँ पूरा ये सब कुछ अंदर की साइड ऐसे दब दब के, पता नहीं किस चीज से मैं इतनी ज्यादा टकरा गई, मुझे तो बिल्कुल भी होश नहीं है कि मैं कब टकराई, क्या हुआ, और मैं बेहोश भी नहीं हुई। इतना सब टकरा के खून पूरा नीचे की साइड आया। तो जैसे ही मैं फिर मुझे बोला लेट जाओ, एक खेत था वहां पर लेटा दिया, लोगों ने ठंडा दूध पिला दिया, और फिर मुझे हॉस्पिटल भेजा किसी और की गाड़ी में। मुझे ये भी नहीं पता है कि किसकी गाड़ी में मुझे भेजा। हॉस्पिटल गए, और मेरे पूरी फैमिली वहां पर पहले से इकट्ठा थी। मेरी फैमिली ने मुझे सारे लोग दिखे, और उसके बाद में मुझे ओटी में ले जाया गया। और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मुझे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ हुआ है। सब लोग को लगा कि मेरा सर फट गया है, किसी को लगा कि मेरे ब्रेन हेमरेज हो गया है, और मेरी आंख नाक सबसे खून आ रहा है, मतलब ये अब बचने वाली नहीं है। बहुत लोग तो मुंह पे बोल के गए कि मरने वाली है, बचने वाली नहीं है, इसका तो हो गया काम, पता नहीं क्या क्या बोल के गए।
आई डोंट नो, मेरे पीछे सब लोग ने सुना होगा, तो मेरे को तो ज़्यादा किसी ने बताया नहीं, क्योंकि मेरा नेचर बहुत खतरनाक ख़राब था। मैं तो मुँह पे बोल देती हूँ, आज भी बोल देती हूँ कि तुम्हारा क्या जा रहा है, मेरे को लगी ना तो तुम अपने जो कमेंट्स है वो मत दो, बट ये तो ज़माना है, ये तो सब करेंगे। उसके बाद में मुझे स्टिचेस लगे, फिर उसके बाद मेरे बाद की स्टोरी जो है बहुत लंबी है। तो जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो बहुत लोग मुझे देखने के लिए आए और बहुत लोगों ने यहाँ तक बोल दिया, इसका तो काम हो गया, अब तो ये किसी काम की नहीं बची, अब तो इसको मर जाएगी कुछ दिन में, इसको 2-3 दिन इसके पास है, और इसको तो ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी ने बोला मेंटली डिस्टर्ब हो गई। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक में 22 स्टिचेस आए थे, पर लोगों ने बोला 50 आए हैं, 100 आए हैं, 200 आए हैं, पूरा सर फटा हुआ है, ब्रेन इसका पूरा डैमेज हो गया है, पैरालाइज हो गया है। बहुत सारे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मैं आपको क्या बताऊं। वो फेज ऐसा था कि उसमें फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी था, और मेरे साथ मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे भाई बहन सब कोई थे, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। ये जिन लोगों के मैं नाम ले रही हूँ, बाकी बहुत सारे लोग थे जो हमारी फैमिली में, बड़ी फैमिली है तो उनमें से भी थे, बट सारे लोग पीठ के पीछे यही बात कर रहे थे कि और गई थी मरने वहां पर, किसने बोला था जाना, अपना होशियारी दिखाना है, जॉब करने को किसी ने बोला था, क्या करने लगी, और बहुत सारी बातें, जो बातें बिल्कुल भी बोली नहीं जा सकती यहाँ पर, वो सब बातें भी हुई थी। और बाद में मुझे सब पता चला, बट आज का दिन है और उस दिन का दिन है, कभी उस दिन ये सब चीज़ें नहीं होती तो वो सब बातें भी नहीं होती, और यहाँ मैं आप लोगों के साथ बात करते हुए, अपनी स्टोरी बताते हुए भी नहीं बैठती। तो ये था मेरा एक सबसे बड़ा एक्सीडेंट मेरी लाइफ का, जो कि बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा इसके साथ, जहाँ पर मुझे अपनों और परायों में फ़र्क पता चला, जहाँ पर मुझे ये पता चला कि मुझे अब किस पे ट्रस्ट करना चाहिए और कौन मेरा अपना है। उसी स्टेज पे मैंने अपने अपनों को चुन लिया था, और उसी स्टेज पे मुझे ये पता चला था कि किन लोगों को आपको अपने जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स की लिस्ट में लगा रखना है। तो उसमें सबसे मेन थी मेरी खुद की फैमिली, जिसमें थे मेरे दोनों चाचा, मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरी चाचियाँ, और मेरे सारे भाई बहन। तो ये मेरी फैमिली थी मेरे साथ। उसके अलावा जो दूसरे लोग थे वो भी थे, बट सभी मुंह पे अच्छे थे और पीठ पीछे बहुत खराब। और कुछ लोग बहुत अच्छे थे, और कुछ लोग तो आज तक भी डिप्लोमेसी करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, बट हाँ, मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि कौन मेरे अपनों की लिस्ट में आएगा और किसको मैं ज़िंदगी भर अपने लिए चुन चुकी हूँ, अपना मान चुकी हूँ, और वो थे ही मेरे अपने। जो खून के रिश्ते होते हैं वो होते ही हैं अपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी मेरी यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और बस इसके बाद की जो बातें थी वो मैं बहुत बातें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो जो समय था मेरे साथ, क्या हुआ था, कैसे बीती मेरे ऊपर, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैं फिर से शेयर करूंगी। आपके क्वेश्चंस जैसे जैसे आएंगे वैसे मैं आंसर देती रहूंगी। तो ये था मेरा एक ब्लॉग, जिसपे कि मुझे बताना था कि हाँ, आप अपनों का चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी जो कि मेरी लाइफ का 1% हिस्सा है, बट उसने मेरी लाइफ को झंझोड़ के रख दिया, जिसने मेरी ज़िंदगी को ऊपर नीचे कर दिया। अब पता नहीं वो उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना दिया या फिर बहुत ज़्यादा वर्स्ट बना दिया, वो चीज़ तो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।